कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान विषय हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमारे वैश्वीकरण और भारत जो चैप्टर है वो चल रहा था। सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव वैश्वीकरण के क्या क्या रहे या इसे उदय होने के पीछे क्या कारण थे, वैश्वीकरण क्यों किया हमने, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा वो हमें देखना है। वैश्वीकरण की लहर का भारत में आगाज पिछली शताब्दी के अंत में, मतलब अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी के अंतिम समय के अंदर, जब 1991 के अंदर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसके बाद से ज्यादा पड़ा भारत के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत देश भी इस धारा से जुड़ गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इससे पहले दो अर्थव्यवस्थाएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। ठीक है, दो अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी? भारत ने इन दोनों को ही नहीं अपना के इनके बीच का मार्ग अपनाया। ठीक है, तो उस बीच के मार्ग को, जिसके अंदर दोनों अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई। भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। वे अमेरिकोन्मुखी वैश्वीकरण के लिए अमेरिका की ओर उन्मुख, मतलब उस तरफ झुका हुआ है ना, वैश्वीकरण के लिए कई बार आलोचना के केंद्र। अमेरिकोन्मुख जो वैश्वीकरण था, इसके लिए तात्कालिक जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के नरसिम्हा राव, उन्होंने कई बार आलोचना की, मतलब इसका विरोध किया। और उसके केंद्र में कौन रहे? प्रधानमंत्री हमारे तात्कालिक उस समय के जो थे। व्यवहार में उस समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कि नई आर्थिक नीतियों, जो बाद के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, वो उस समय वित्त मंत्री थे, आर्थिक नीतियों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शुरू किया। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 1991 के अंदर हमने नई आर्थिक नीति जो है वो अपनाई, और नई आर्थिक नीति अपनाने के साथ ही जो है हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो थे ही, लेकिन हमने वैश्वीकरण को भी अपना लिया। 1992-93 में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। पूंजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाए गए। पूंजी के लिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और बाजार, साथ ही वित्त के अंदर जो हमें सुधार करने थे, उनके लिए नए जो कदम हैं वो उठाए गए। और इसी के तहत जो है हम वैश्वीकरण से भी जुड़े। 1992-93 के अंदर हम नई औद्योगिक नीति भी लेके आए और उसका संचालन भी हमने शुरू कर दिया। आयात निर्यात नीति को सुधारा गया, इसके प्रतिबंधों को हटाया गया और 30 दिसंबर 1994 को भारत ने अंतरराष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हमने वैश्वीकरण को कब अपनाया? 30 दिसंबर 1994 को हमने अंतरराष्ट्रीय जो समझौता था इस पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले हम गेट में भी इसको पढ़ चुके हैं ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इससे पहले गेट था, उसमें भी हम इसको पढ़ चुके हैं। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, इससे पहले ये गेट के रूप में था, लेकिन बाद के अंदर इसका नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया, जितने, क्योंकि स्वतंत्रता से बाद जो हमने प्रतिबंध लगाए व्यापार वगैरह के ऊपर, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के ऊपर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहले भारत के साथ किया, उन तात्कालिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने जो हमारी आयात निर्यात से संबंधित जो नीतियाँ थी, उसके तहत विदेशों से किसी भी प्रकार का व्यापार वगैरह करने के ऊपर नियम वगैरह जो थे हमारे कठोर थे। और उन नियमों के अंदर हमने 1995 के अंदर जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और उसके हम सदस्य बन गए, तो इसके सदस्य के बनने के बाद थोड़ा सा लचीलापन दिखाया और उनको जो है हमने क्या कर दिया, उनके अंदर समाप्त कर दिया उनको, या उनके अंदर सुधार कर दिया।
प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और सरकारी तंत्र की जटिलताओं को हल्का किया गया। जो किसी भी औद्योगिक को संचालित करने के लिए जितनी हमारे सामने समस्याएं आती थी या सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध थे उनको भी थोड़ा हल्का किया गया। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में हम देख सकते हैं, अगर आप किसी भी नए उद्योग की स्थापना करते हैं तो 3 वर्ष तक आपको किसी भी प्रकार से टैक्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। जो हम जीएसटी देते हैं ना, है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये हमें देने की आवश्यकता नहीं है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। और उद्योग की स्थापना के लिए सरकार भी जो है हमें न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर लोन या कर्ज जो है उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक प्रयास है और उसी के तहत जो जटिलताएं थी पहले सरकार की उनको भी हल्का किया गया। देश में अभी भी वैश्विक परिवर्तन का दौर जारी है। भारतीय राजनीति पर वैश्वीकरण के भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संघवाद की 3 अलग अलग प्रक्रियाएं सामने आई है। पहला, ये आशंका है कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है। अगर भारत विकासशील देश की जगह विकसित देश होता तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर विषम प्रभाव पड़ रहा है, ये किस प्रकार का पड़ता? सम प्रभाव या सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता। वह विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, लगभग हमारे यहाँ की 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। ठीक है, 130 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है, उसमें से 1/4 हिस्सा लगभग 30 करोड़ जनसंख्या हमारी आज भी कुपोषण का शिकार है। तो हम हमारी अभी मूलभूत आवश्यकताओं से ही जूझ रहे हैं। जहां विकसित राष्ट्र अपने तकनीकी ज्ञान को या अन्य प्रकार के जो उनकी सुविधाएं उनको बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहाँ के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है, राष्ट्रीय आय भी अधिक है, साथ ही उनका जीवन स्तर जो है वो भी भारत की जो विकासशील देश है उनकी अपेक्षा विकसित देशों का ज़्यादा अच्छा है। तो भारत अगर इनके साथ ये प्रतिस्पर्धा करता है तो भारत इनसे पहले से ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो बराबरी नहीं कर सकता। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं का होगा जो पहले से ही विकसित है। ठीक है, लेकिन भारत तो अभी विकास की ओर अग्रसर है, इसलिए उसको इसका जो पूर्ण प्रभाव या पूर्ण जो सकारात्मक लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा। अर्धविकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यदि भारतीय राज्य को संतुलित, समग्र और समाजवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है तो राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसी कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तो समान नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीकरण की मांग करती है। दूसरा, एक तो हमने देख लिया कि भारत जो है अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसलिए अगर भारत इस वैश्वीकरण को अपनाता है तो उन राष्ट्रों से पीछे रह जाएगा जो पहले से ही विकसित राष्ट्र है। दूसरी बात क्या है? दूसरा यह है कि वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है। वैधता क्या है? शक्ति सत्ता वैधता पर क्यों ना? वैधता क्या है? वैधता का मतलब है किसी व्यक्तियों की मंजूरी प्राप्त करना, यूं समझिए आप, मंजूरी प्राप्त करना। ठीक है, शक्ति सत्ता वैधता में अगर हम देखते हैं तो शक्ति को जब वैधता प्राप्त होती है तो सत्ता में परिवर्तन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ वैधता से हम मान सकते हैं मंजूरी से। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें विश्वसनीयता जो है वो नहीं होती है ना, क्योंकि कई बार मोबाइल की जगह पत्थर रखे आ जाते हैं, अंदर लकड़ी के टुकड़े रखे आ जाते हैं, है ना। तो वो वाली बात है वैधता, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। तो मिला के आप यूँ समझिए, भरोसा अगर हम उसको प्रदान कर देंगे, भरोसा ही तो है सत्ता। अगर सरकार किसी के पास शक्ति है, किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है, उस शक्ति को अगर व्यक्तियों का, जनता का अगर भरोसा प्राप्त होता है
ठीक है। एक प्रकार से उनको वैधता प्राप्त होती है, सरकार के द्वारा हो सकती है या व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, किसी एक व्यक्ति को हमने वैधता प्रदान की, उसे अधिक मत दिए, है ना, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास हमने जताया, तभी तो उसको सत्ता प्राप्त हुई, तो वो शक्ति सत्ता वैधता हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हमें विश्वसनीयता, तो उससे जो है वैधता का संबंध है। तो वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा करती है। एक तरफ राष्ट्रीय राज्य अपनी आर्थिक संप्रभुता को कम कर देता है, किंतु आंतरिक संप्रभुता का परित्याग करने से परहेज करता है। आंतरिक संप्रभुता, जो राष्ट्र बाहर की संप्रभुता को तो वो छोड़ देता है। संप्रभुता का मतलब किसी भी कार्य करने के लिए सर्वे सर्वा। अब आंतरिक रूप से तो राज्यों को वो स्वतंत्रता देता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र राज्य के किसी देश के बाहर अगर राज्य को कोई किसी भी प्रकार के संधि समझौते वगैरह करने तो पहले केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, तो केंद्र ने जो है संप्रभुता को बाहरी तौर से तो हल्का कर दिया, है ना, दूसरे देशों के साथ संबंध। लेकिन अगर उसका राज्य किसी देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो आंतरिक संप्रभुता का त्याग नहीं करता है केंद्र। ठीक है, घरेलू संप्रभुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राज्य को स्थानीय लोकतांत्रिक संरचनाओं की रचना करनी पड़ती है ताकि राज्य की विविधता आगे बढ़ सके। भारतीय संघवाद की तीसरी परत पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता इसे चिंता पर एक प्रतिबिंब है। इस प्रवृत्ति का नवीन स्थानीयता न्यू लोक क्या लिखा हुआ है, लोकेजम थिंग ग्लोबल एक्ट लोकली की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संघवाद के सामने वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती है। दो चुनौतियां हमने पढ़ ली कि हम आंतरिक रूप से जो है जो संप्रभुता है उसका त्याग करना नहीं चाहते, लेकिन बाह्य जो संप्रभुता है उसको छोड़ देते हैं। तीसरी जो चुनौती है वो क्या है, वैश्वीकरण की तीसरी चुनौती है नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि। इसमें वे कुछ संगठन लोकतांत्रिक शासन की समानांतर और क्षैतिज संरचनाएं उत्पन्न कर देते हैं जो लोकतंत्र के संचालन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हम इसे दबाव समूह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो संगठन है लोकतांत्रिक शासन की समानांतर और क्षैतिज संरचना उत्पन्न कर देते हैं और उसके संतुलन पर बुरा, अच्छा भी डाल सकते हैं लेकिन बुरा भी डाल सकते हैं। हम इसको किसके रूप में देख सकते हैं, दबाव समूह के रूप में, है ना, पढ़ा है आपने दबाव समूह। ठीक है, आगे चलिए। यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं तो यह सुधारात्मक हस्तक्षेप शुरू किए बिना दो स्तरीय प्रणाली को नहीं ला सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर लेते हैं, जो पहले से आगे हैं वो अपना विकास ज्यादा कर लेते हैं, वहीं पिछले राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं अपितु शासन पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे सरकारी वित्तीय संघवाद। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वी जो राज्य हैं पूर्वी तट के ऊपर स्थित, जैसे बिहार हो गया, झारखंड वगैरह, तो यहाँ पे जो कच्चा माल उत्पादन होता है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, है ना, उसका उत्पादन जो होता है उससे पूरा जो लाभ है वो किसको होता है, केंद्र को होता है। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण को हमने अपनाया और वैश्वीकरण को अपनाने के बाद क्योंकि विदेशों के साथ जो संधि समझौते व्यापार वगैरह करने को वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। ठीक है ना, वहां से कच्चा माल जो निकाला जा रहा है, लोहा हो गया, कोयला वगैरह हो गया, ये सब चीजें, तो उन सब का जो बाहरी देशों के अंदर निर्यात किया जाता है, उस निर्यात के ऊपर जो है पूर्ण अधिकार किसका है, केंद्र का। उत्पादन तो राज्य कर रहा है, उसमें आने वाला खर्च राज्य का है, संसाधन वो है राज्य के हैं। ठीक है, तो वो राज्य पहले से ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन वैश्वीकरण के बढ़ने के बाद वो राज्य जो है, जो आगे बढ़े हुए राज्य थे वो तो अपना विकास कर लेंगे, लेकिन जो पिछड़े पहले से ही सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य थे वो बहुत ज्यादा पिछड़े होंगे। ठीक है, आगे चलिए। संघवाद का ये मार्गदर्शक सिद्धांत है कि असमान राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाएं। जैसे पहले अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है ना, तो वो इसीलिए दिया हुआ है कि उन्हें असमान राज्य जो है इसको समान अधिकार प्रदान किए जाएं, जो पहले से असमान है किसी रूप में उनको समानता प्राप्त हो, इसलिए। ठीक है,
क्षेत्रीय असमानता पर एक इकाइयों को आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है, वहीं दूसरी तरफ यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों को सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है और इन इकाइयों की आबादी की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। यद्यपि पिछले 2 दशकों में यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। दुनिया की सभी देशों की राजनीति और प्रशासन विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। भारत भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है। जब भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में वित्तीय संकट के दौर में विश्व के अन्य देशों के लिए खुलनी पड़ी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संघीय परियोजना एक तरफ औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित थी, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण की बाध्यताओं और चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया थी। संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की कि उनके द्वारा प्रदान किया संस्थागत ढांचा देश की जटिल विविधताओं और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सफलतापूर्वक निपट सकेगा। भारतीय संघ में एक तरफ बहुलवाद और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान है, दूसरी तरफ केंद्रवाद की प्रवृत्तियां भी मौजूद है। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का सहअस्तित्व भारत के संघवाद को अर्थसंघवाद बनाता है। थोड़े समय पहले हमने भारतीय संघवाद की विशेषताएं देखी थी और उन विशेषताओं के हमने देखा था कि एक और तो हमने सारी शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित कर रखी है, लेकिन एक हाथ से हम सारी शक्तियां और केंद्र और राज्यों के मध्य बांटते हैं, वहीं दूसरे हाथ से जो है राज्य की सारी शक्तियां छीन के उसे केंद्र के अधीन कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था, तो ज़्यादा इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और कई विचारकों ने जब उसकी आलोचना पढ़ी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कई विचारकों ने जो है भारतीय संघवाद को अर्धसंघवाद की संज्ञा दी है। हाँ, विलियम ने कहा था। इस प्रकार भारत एकात्मक होते हुए तो संघात्मक होते हुए एकात्मक शासन है, वो वाली बात है इसके अंदर। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ती है, दूरस्थ जो दूर स्थित भाग हैं उनको जोड़ती है। एक का दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। राज्यों के बीच बढ़ती हुई अंतःक्रिया व अंतर्निर्भरता इसीलिए करते हैं। वैश्वीकरण को एक विश्वव्यापी प्रभाव के रूप में समझा जाना चाहिए जो विश्वव्यापी जुड़ाव से पैदा हुआ है। विश्वव्यापी प्रभाव के उदाहरण हैं विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा देशों में आना जाना, वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुंचना या फिर बेहतर आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही। ठीक है, अच्छा व्यापार हो रहा है। कई सारे लोग हमारे यहाँ से, जैसे अगर अंतर राज्य के हिसाब से हम देखें तो हमारे यहाँ से बेंगलोर वगैरह कई लोग जाते हैं, या दिल्ली गुड़गांव वगैरह के अंदर जो हरियाणा में इकाइयाँ हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर नोएडा वगैरह जो दिल्ली के अंदर है, यूपी के पास वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे जा रहे हैं। वैसे अगर हम भारत से देखें तो भारत से इस साइड लोग कनाडा वगैरह जा रहे हैं, अमेरिका गए हुए हैं, या अरब जो देश हैं खाड़ी देश, वहाँ पे जाते हैं तो बेहतर आजीविका के लिए, है ना, कि उनका जो जीवन यापन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सके। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो पूंजी जो है वो एक देश से दूसरे देश के अंदर आती है वैश्वीकरण से, वस्तुएं जो एक देश में नहीं है वो वहां से पहुंचती है, और आजीविका के बेहतर स्तर जो है व्यक्तियों के सामने निकल के आते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसका केवल एक ही आयाम नहीं है, बहुत सारे आयाम, कई सारे उसके जो है मतलब है। केवल व्यापार के लिए वैश्वीकरण नहीं है, शिक्षा के लिए भी हो सकता है, तकनीकी विकास के लिए भी है। इसके अलावा जो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वो तो गई, लेकिन सांस्कृतिक वगैरह या अन्य सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई है उन सबके लिए वैश्वीकरण है। केवल एक आयाम नहीं है इसका, कई सारे इसके आयाम हैं या कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं, तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक सभी जितने हमारे हैं उन सबसे संबंधित, सभी पक्षों से संबंधित है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने विश्व को एक छोटे से गांव के रूप दे दिया है, क्योंकि विश्व के दूर दूर तक फैले देशों के लोग अब अपने को एक दूसरे के निकट महसूस करते हैं जैसे कि वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बलवती मतलब शक्तिशाली करने के लिए प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारे प्रौद्योगिकी के साधन हैं, दूर संचार के जो साधन हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है इसके अंदर।
बढ़ते संचार साधनों, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सारे विश्व को एक समग्र इकाई में परिवर्तन कर दिया है। यातायात एवं संचार व्यवस्था में हुई वृद्धि से आज पूरा विश्व एक बाजार स्थल या व्यापार क्षेत्र बन गया है। यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आज अपने सकते हैं। हाँ, आप जो सोशल मीडिया यूज लेते हैं या फिर जो आप परचेजिंग साइट्स का यूज लेते हैं, है ना, पेटीएम हो गया, मंत्रा हो गया, या फिर आप जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि आप एक देश से दूसरे देश के बाहर से भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, वो पता नहीं आप करते हो नहीं करते हो, लेकिन जो भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब जो है, जैसे हमारे यहाँ पे सेब का उत्पादन नहीं होता राजस्थान में, लेकिन जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे सेब का उत्पादन होता है, वहाँ से हमारे यहाँ पे सेब पहुँच जाते हैं। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र से संतरे पहुँचते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुँचते हैं, किंतु यही जब 2 या 2 से अधिक संप्रभु राष्ट्रों राज्यों के मध्य मुख्य रूप से होता है तो इस प्रवृत्ति को वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। जिस प्रकार हमारे भारत देश का इसमें उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे गुजरात और महाराष्ट्र से केले और जो संतरा वगैरह हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पश्मीना जो शॉल है वो केवल जम्मू कश्मीर के अंदर इसका उत्पादन होता है, लेकिन देश के सभी भागों के अंदर वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यही अवधारणा अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर नहीं होके एक देश से या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच होती है तो वो एक प्रकार से क्या है, वैश्वीकरण ही है। इस प्रकार जो देश अन्य देशों की तुलना में अधिक सस्ती व बेहतर तकनीक से युक्त कार का उत्पादन कर सकता है, वह विश्व के सभी देशों को अपने यहाँ निर्मित कार्य का निर्यात कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है जापान अच्छा और सस्ती दरों के अंदर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कंपनियां वगैरह हैं वो जापान से मार्केट को खरीदती है। मोबाइल से संबंधित जितना काम होता है, कंपनी कोई सी भी हो, एप्पल हो, सैमसंग हो, जो भी आप यूज लेते हैं, उन सबका निर्माण अलग अलग देशों की कंपनियां हैं। ठीक है, लेकिन उसमें लगने वाले जो छोटे जो उसके कच्चे माल हैं, एक प्रकार की उसमें उसके अंदर जिन चीज़ों का उपयोग किया जाना है, जिन टूल्स का यूज किया जाना है, वो टूल्स जो है चीन कम कीमत में उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो वहाँ से सभी लोग जो है परचेज करते हैं। जैसे चाय है, भारत में जो बागान है असम मेघालय के अंदर, तो वहाँ सबसे अच्छी होती है, तो विश्व के सभी देशों को जो है हमारे यहाँ से हम निर्यात करते हैं। मसाले जितने भी हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जो भी आप काम में लेते हैं, तो वो दक्षिण भारत के अंदर ज़्यादा होती है और वहीं से संपूर्ण विश्व के अंदर पहुँचती है। आपको ध्यान भी है, भारत को जो है मसालों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो जो सस्ती दर में और बेहतर अच्छी गुणवत्ता की चीज़ उपलब्ध कराएगा तो वो अपने यहाँ का माल जो है दूसरे देशों के अंदर भेज भी सकता है, और यही क्या है, वैश्वीकरण है। इस प्रकार लॉकडाउन के अंदर आप कई सारी चीजें देख रहे हैं ना, घर से निर्मित वस्तुएं जो हैं, जो एड भी आते रहते हैं कई सारे, जिनका बाजार तक पहुंचा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है इससे संबंधित है, एक प्रकार से वैश्वीकरण से संबंधित ही है। इसी प्रकार जिन देशों में कंप्यूटर का उत्पादन नहीं होता तथा कंप्यूटर इन्हें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, सस्ते तथा बेहतर कंप्यूटर का उत्पादन करने वाले देश निर्यात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कृषि से संबंधित या जो हथियार है ना, ये हथियार से संबंधित सब कुछ काम है वो इजराइल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहा है, या कृषि जो नई तकनीकें हैं वो भी इजराइल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा है, तो वो अपनी तकनीकों को वहाँ पे जो निर्मित हथियार हैं वो विश्व के देशों तक सप्लाई कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार से वैश्वीकरण का उदाहरण है। वैश्वीकरण को इस रूप में बताया जा सकता है कि देश का माल उत्पादन करते हैं और उस माल को पूरे विश्व में बेचने के लिए दूसरे देशों से प्रतियोगिता करते हैं, तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विनिवेश और पूंजी में वृद्धि होती है। आज चीन के उत्पाद जो है दुनिया के किसी भी देश के बाजार में बिल्कुल उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ मजदूरी जो है वो सस्ती है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो लोगों को मिलने वाला वेतन है वो कम मिलता है, मजदूरी उनकी कम है, इसलिए वहाँ पे जो निर्माण है, क्योंकि हम अगर जितने भी उद्योग वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं सस्ता श्रम, ठीक है ना, जो उसके अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो योग्य भी होने चाहिए और सस्ते भी होने चाहिए, तो सस्ता श्रमिक जो है वो चीन के अंदर आसानी से उपलब्ध होता है।
तो उसे अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा में मददगार साबित होती है। कीमत के रूप में वो जो है अन्य देशों से कम कीमत में उपलब्ध करवाता है। एक राष्ट्र यह निर्णय कैसे ले कि उसे क्या उत्पादित करना है, यह प्राकृतिक देन भी हो सकती है, जैसे भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, और जलवायु यह भी हो सकती है कि किसी देश को किसी खास चीज के उत्पादन में लंबे समय की विशिष्टता प्राप्त हो। जैसे कि भारत बासमती चावल उत्पादन को वैसा क्षेत्र जिसमें देश के पास कुछ उत्पादित करने की योग्यता होती है मुख्य स्पर्धा कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। ऐसे आधार में तो किसी विशेष क्षेत्र या कौशल के वितरण में विशेषज्ञता अथवा योग्यता स्थापित करता है तो क्या कहलाता है, मुख्य स्पर्धा कहलाता है। नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ेंगे।